आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसके लिए मुझे कहना पड़ेगा ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। भाई ये ऐसा मौका है, मिलेगा नहीं, इसलिए इस मौके को छोड़ना नहीं है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आप अपना खुद निर्णय ले लें। और आज बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे कि कैसे प्यारे कितने सारे हमने ट्रेड किए इंडेक्स्ड एफएनओ में। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, आपका ज्ञान बढ़े और आप मालामाल बने। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ FPO टॉक्स से। भाई FPO का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखिए उन कंपनीज का आता है जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड होती है। और अब एक बहुत ज़बरदस्त FPO आ रहा है जिसके चलते मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझसे लगातार कह रहे थे सर इस पर एक डिटेल्ड चर्चा करिए, इसके बारे में हमें सब बातें डिटेल में बताएं। तो आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए आज हम बात करेंगे रुचि सोया के FPO की। और आज की चर्चा जो रहेगी काफ़ी डिटेल्ड रहेगी जिसमें आपको हर एस्पेक्ट को मैं बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई ये रुचि सोया है क्या। भाई ये रुचि सोया है बेसिकली एक वेल नोन कंपनी है जो पायनियर रही है सोया प्रोडक्ट्स में और न्यूट्रेला में। पर भाई कहते हैं ना बुरा वक्त आता है तो पता नहीं चलता, जिसके चलते इस कंपनी का बुरा वक्त आया, ये कर्जे में डूब गई और जो है ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जिसके चलते ये NCLT में चली गई। और NCLT में इसको किसने एक्वायर किया? पतंजलि ग्रुप ने। अब पतंजलि ग्रुप को आप जानते हैं कि भाई एक अलग ही मतलब इसकी पकड़ है बाजार के ऊपर, एक अलग ही इसकी बात है। जब हम पतंजलि की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है नेचुरल प्रोडक्ट्स, हमारे दिमाग में आता है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। मतलब हम ये नहीं सोचते, हमें लगता है केमिकल्स नहीं है इसके अंदर। तो जो पतंजलि है कहते हैं ना आयुर्वेद का किंग है। तो जिसके चलते इस कंपनी को एक्वायर किया स्वामी रामदेव जी के ग्रुप पतंजलि ने। और 2019 में इसको एक्वायर किया गया था, दिसंबर 2019 में। और दिसंबर 2020 तक सब चीज़ें इसमें सेट कर दी गई। इसका कहते हैं एक पुनर्जन्म हो गया, जिसके चलते अब ये कंपनी जो काम कर रही है प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंडर काम कर रही है और एक मिसाल बन गई है लोगों के लिए, मतलब देश भर की और कंपनियों के लिए भी किस तरह से हम एक कहते हैं ना बिल्कुल ही ख़राब कंपनी को जिसके किसी कारणवश बैंकरप्ट हो जाती है उसका कैसे टर्न अराउंड करके कैसे उसको एक नया जीवन प्रदान किया जा सकता है। वो वाली बात इस रुचि सोया के बारे में निकल के आती है। देखिए वक्त कैसा भी रहा हो, अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, पर जो इसके जो ब्रांड्स हैं, जैसे मैं आपको कुछ ब्रांड्स बताता हूँ, एक्चुअली इसकी इतनी सारी डिटेल है ना मैं याद भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बड़े हिसाब से लिख के तैयार की हुई हैं। तो देखिए जो इसके वेल स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं जैसे न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि गोल्ड, रुचि स्टार, चाहे अच्छा वक्त रहा बुरा वक्त रहा, आज भी जो है ग्रो कर रहे हैं। भले चेंज ऑफ गार्ड हो गया हो लेकिन आज भी जो है ये ग्रो कर रहे हैं। पर अब ये कंपनी जो है ना, मतलब इवन आपने देख सकते हैं इसका बाजार भाव को अगर आप देखेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी क्या इसका बाजार भाव है, किस रेट पे FPO आ रहा है। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो अब ये कंपनी ने एक नए रूप के साथ उभर के आ रही है। अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। एक FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, 2 FMHG फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स, और तीसरा ऑयल। उसमें भी मैं कहूँ पाम ऑयल प्लांटेशन का जो ये एक्सपेंशन करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर बताइए ना, धीरे धीरे एक एक करके सारी चर्चा को हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई FMCG की। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा कंपनी वेल नोन है ऑलरेडी, अपने इसके न्यूट्रेला और सोया सेगमेंट में वेल नोन है। तो अब क्या इसका पोर्टफोलियो बढ़ गया। मई 2021 में पतंजलि ने इसके अंदर
अपने हेल्दी बिस्किट, मैं बता दूं पतंजलि दूध बिस्किट एक ऐसा सेगमेंट है अपने सेगमेंट में, मतलब पतंजलि दूध बिस्किट जो है वो किंग है, लीडर है। तो पतंजलि ग्रुप ने अपने जो हेल्दी बिजनेस का बिस्किट, हेल्दी बिस्किट का बिजनेस है, नूडल्स का, ब्रेकफास्ट सीरियल्स का, इन बिजनेस को जो है ट्रांसफर कर दिया किस में, रुचि सोया में, फॉर एन अमाउंट ऑफ 60 करोड़, मात्र 60 करोड़ में मई 2021 में। पर अभी भी ये प्रोडक्ट जो है रुचि सोया बेच रहा है पतंजलि ब्रांड के अंडर। अब आपको कोई ये क्या मतलब हुआ भाई, पतंजलि ब्रांड की बात अलग ही है ना, उसका नाम है, पर अब इसको बेच कौन रहा है, रुचि सोया। इसके बदले रुचि सोया जो है पतंजलि ग्रुप को 0.5% जो है रॉयल्टी देता है, जितना भी सेल्स होता है उसका 0.5%। तो अब ये जो मेन जो सेगमेंट और इसकी टर्नओवर जो लगभग 900 करोड़ के आसपास रही है। तो यानी रुचि सोया को जो उसका कहते हैं ना एफएमसीजी का पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया और हेल्दी वाला, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्दी वाला बन चुका है। तो ये अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर एक प्रकार की एज रखता है। तो ये बात, और इसके जितने भी बिस्किट्स हैं मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा वो मैदे के नहीं होते हैं, वो होल व्हीट के होते हैं, जो अपने आप में एक हेल्दी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो बिस्किट के बगैर रह नहीं सकते। तो अब स्टोरी यहाँ नहीं खत्म होती, जैसे मैंने पहले कहा, अब ये FMHG फास्ट मूविंग हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी आ गया। देखिए आजकल जिस तरह का हमारा रहने का तरीका है, जिस तरह से खान पान हो गया है, उसके चलते ना हमारी बॉडी के अंदर सारे जो हैं न्यूट्रिशंस आ नहीं पाते। इसलिए आजकल आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि वो एक पीरियोडिक अपना पूरा बॉडी हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें वो आपके न्यूट्रिशंस, आपके बॉडी के अंदर जो सारे के सारे पैरामीटर्स उनको स्टडी करते हैं। और जब भी आप कराएंगे आपने नोट किया कुछ ना कुछ कम मिलेगा, कभी विटामिन D3 कम मिलेगा, कभी कहते हैं ना विटामिन B12 कम मिलेगा, आयरन की डेफिशिएंसी मिलेगी। मतलब आपको जब भी आप करा के देखिए, मैं कराता हूँ मेरे में तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी हर बार निकल ही आती है। इवन एक बार तो मेरा वही था ना, विटामिन D3 और B12 काफ़ी कम होते थे, हमारे पैरों में दर्द होता था, तब आपको याद है इंजेक्शन वगैरह हमारे लगे थे। तो अब क्या है कि लोग जैसे जैसे मतलब हेल्दी रहना चाहते हैं तो उनको समझ में आ गया है कि भाई अब हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, जब सप्लीमेंट्स की बात आती है फिर वो केमिकल बेस्ड, और मैडम को तो खास जो है ना, तो खास नहीं है, खास मैं नहीं लूँगी, बोलिए केमिकल बेस्ड है। तो केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट लेते हुए परेशानी होती है। तो अब जो पतंजलि है बेसिकली वो एंटर कर रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स में। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स बिजनेस है, वेलनेस सेगमेंट है, इसके अंदर पतंजलि ने बहुत बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं रिसर्च की है। इसको पिछले 10 साल से वो रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर। अभी इसमें बिजनेस नहीं किया था उन्होंने पतंजलि के अंदर, और इस बिजनेस को उन्होंने जो है सारा का सारा रुचि सोया में डाल दिया। और अब जो इनके न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, उनके जो वेलनेस सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एक जॉइंट ब्रांड नेम हो गया न्यूट्रेला और पतंजलि, इसके अंडर मार्केट किए जा रहे हैं। जिसके चलते अब यहां पर सारा जो जोर है वो है प्लांट बेस्ड चीज़ों का। अब आपने देखोगा लोग बॉडी बनाते हैं तो वो विटामिन प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं। तो इवन हर सेगमेंट में मतलब वुमेन हो गए, किड्स हो गए, मेल हो गए, सब कुछ ना कुछ जो है इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो इसमें जो पतंजलि का मेन फोकस है वो है प्लांट बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है देने का, और वो न्यूट्रास्यूटिकल्स सेगमेंट के अंदर आते हैं, वेलनेस सेगमेंट के अंदर आते हैं। तो जिसके चलते इस कंपनी के सामने कोई इमेंस पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ ना सारा का सारा जोर हेल्थ के ऊपर है। जब हम पतंजलि ग्रुप की बात करते हैं तो कहीं ना दिमाग में रहता है हेल्थ। आप एक बात तो मानेंगे कि मैं कभी योगा नहीं करता था, सिर्फ वॉक करता था। मैं योगा नहीं करता था, वॉक करता था। मतलब इतना अवेयरनेस हो गया पतंजलि ग्रुप के चलते, इनके सेमिनार्स वगैरह चलते, कि मैं और मैडम जो है योगा जैसे प्राणायाम इस तरह की चीज़ें करते हैं, उससे भी हमें बहुत अच्छा हेल्दी महसूस होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब पतंजलि का नाम आ गया तो दिमाग में एक ही बात, स्वामी रामदेव जी का नाम आ गया, पतंजलि का नाम आ गया, दिमाग में एक ही बात है हेल्थ,
प्लांट बेस्ड हेल्थ, नेचुरल हेल्थ। तो ये जो एक इमेज है वो इनको एक एज देती है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। तो ये सेगमेंट जो है बहुत आने वाले वक्त में मैं कहता हूँ ज़बरदस्त काम कर सकता है। और इस पर भी जो रुचि सोया है वो पतंजलि ग्रुप को 1% जो है रॉयल्टी देती है ऑन सेल्स। तो अब ये जो मतलब अब पहले जो एक कहना चाहिए ना, रुचि सोया का एक नाम था भाई न्यूट्रेला सोया प्रोडक्ट्स, अब ऐसा नहीं रहा। अब एक वेल डाइवर्सिफाइड मतलब एक कंपनी उभर के नजर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कहा और हेल्दी वर्ड जो है इसमें जुड़ जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं पतंजलि जो रुचि सोया को जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलता है पतंजलि ग्रुप के वजह से, वो मतलब काबिले तारीफ है। मैं आपको बताता हूं, मैंने इसमें लिखा हुआ है इस वक्त जो है, अगर रुचि सोया की बात करें, ये लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है इन इंडिया इन रिगार्ड टू एडिबल ऑयल्स, और इसके 23 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स हैं और वन ऑफ द लार्जेस्ट फुली इंटीग्रेटेड एडिबल ऑयल रिफाइनिंग ऑपरेशन ये रन कर रही है। और इसकी जो पूरी प्रेजेंस है वैल्यू चेन के अंदर, पूरी की पूरी अक्रॉस एंटायर वैल्यू चेन इन पाम एंड सोया सेगमेंट। अब इसको पतंजलि ग्रुप की वजह से मिलता है एक्सेस टू पतंजलि ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, जो कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर आते हैं 3400 से ज्यादा पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3326 यानी 3300 से ज्यादा आरोग्य केंद्र, ठीक बोल रहा हूं ना, आरोग्य केंद्र, 1301 यानी 1300 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय, 273 यानी 250 के आसपास पतंजलि मेगा स्टोर्स, 126 यानी 126 पतंजलि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये जो 126 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड है और 3409 जो पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनके चलते रुचि सोया को एक्सेस मिलता है लगभग 5.5 लाख कस्टमर टच पॉइंट्स का और 316 फार्मेसीज, केमिस्ट का, मेडिकल स्टोर्स का। तो आप सोचिए रुचि सोया को कितना जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलता है, जो इसको बहुत स्ट्रांग बनाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे एस्पेक्ट की जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पाम प्लांटेशन एक्सपेंशन। आपको जान के ना बहुत आश्चर्य होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। और हमारे देश की जो पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 95% जो है उसका जो क्रूड पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट्स के द्वारा पूरी की जाती है, और इसमें उभर के आते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया। अब आप कहेंगे इतना बड़ा हमारा देश 95% अपनी पाम ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है ना, बड़ी चौंका देने वाली बात। अब सितंबर 2021 में जो हमारी सरकार है उन्होंने अप्रूव किया नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पाम विद एन आउटले ऑफ 11,040 करोड़, और सारा का सारा फोकस है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ताकि पाम ऑयल की प्लांटेशन देश के अंदर हो और हमारा कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, जिसकी आज हम बहुत बात करते हैं, उसके चलते हम आत्मनिर्भर बने और इतना जो हमारा इंपोर्ट बिल आता है ऑन अकाउंट ऑफ क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट वो कम हो, और देश को न केवल मैं कहूँगा रुचि सोया को, देश को एक बहुत ज़बरदस्त बचत, और इसमें रुचि सोया एक बहुत अहम रीज़न, मतलब एक अहम रोल जो है निभाने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी अगर हम रुचि सोया की बात करें तो ये लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ एलोकेटेड जोन्स बाय स्टेट गवर्नमेंट टू अंडरटेक पाम प्लांटेशन। इसका जो क्लोजेस्ट कंपटीटर है इस फील्ड में वो है गोदरेज एग्रोवेट, और इसके पास जो जोन्स एलोकेटेड है वो ऑलमोस्ट डबल है गोदरेज एग्रोवेट से। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लेयर है। 5 लाख हेक्टेयर पाम प्लांटेशन का इसका जो है
एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान है, जिसके चलते आत्मनिर्भर और स्वदेशी जो आइडियोलॉजी है पतंजलि की, वो जो है काम करेगी और हम बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का आउटले भी सेव करेंगे और हमारी जो डिपेंडेंसी है मलेशिया और इंडोनेशिया पे बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ साथ RSIL जो है इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहा है। तो तीनों जो मैंने सेक्टर्स इसके डिस्कस किए, FMCG, FMHG और पाम ऑयल, अब आप समझ सकते हैं कितना अहम रोल ये कंपनी इसमें निभाने वाली है। अब थोड़े से इसके हम फाइनेंशियल्स पे भी गौर करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो रुचि सोया ने जो सेल्स जनरेट की है वो करिए 16,383 16,383 करोड़ की, और जो इसका इबिटडा रहा है वो रहा है 1,018 करोड़, और ये जो है रुचि सोया का लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड है। अब अगर हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो रुचि सोया ने फाइनेंशियल ईयर 21 में जो अपनी सेल्स है, रेवेन्यू है, उसको 24% बढ़ाया है इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 20। इबिटडा मार्जिन बहुत बड़ा जंप है, फाइनेंशियल ईयर 21 में 6.22% का रहा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो ये 3.48% था। मैंने आपको इसका कंपैरिजन एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जो है अदानी विल्मार, जिसका भी पीछे IPO आया था और हमें बहुत अच्छे पैसे बचे थे, उससे कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो आप देखेंगे जो रेवेन्यू में ग्रोथ है वो रुचि सोया की जो है 24% है और अदानी विल्मार की जो है 25% है, यानी टक्कर की रेवेन्यू ग्रोथ है। पर अगर आप इबिटडा मार्जिन को देखेंगे तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। अदानी विल्मार का जो इबिटडा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 20 में था वो था 4.77% और फाइनेंशियल ईयर 21 में गिरकर ये हो गया 3.85%। अब आप आ जाइए रुचि सोया पे। रुचि सोया का फाइनेंशियल ईयर 20 में था 3.48% और फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़कर हो गया है 6.22%। इमेजिन करिए द काइंड ऑफ जंप, और कंपेयर करिए अदानी विल्मार से, तो वहां उनका है 21 का 3.85, इनका है 6.22, यानी दुगने से थोड़ा कम हो गया। तो ये गजब का इबिटडा मार्जिन जो है इसका बन चुका है। अब टोटल डेट देखें अगर हम, यानी तो आप पाएंगे कि रुचि सोया के जो डेट हैं वो अदानी विल्मार से काफ़ी कम है। अदानी विल्मार के जो हैं वो हैं 8,865 करोड़ के, रुचि सोया के हैं 3,930 करोड़ के। पर इसको ठीक से समझने के लिए डेट को, एब्सोल्यूट अमाउंट से उतना समझ में नहीं आएगा, डेट टू इबिटडा का रिलेशन यानी रेशियो देखना पड़ता है। डेट हो गया हमारा कर्जा और इबिटडा हो गया हमारा मुनाफा, यानी कर्जा और मुनाफे का अगर हम रेशियो देखें तो अदानी विल्मार में वो निकल के आता है 6.2 टाइम्स, यानी जो इबिटडा है उसका उन्होंने 6.2 टाइम्स डेट लिया हुआ है। पर रुचि सोया के केस में ये निकल के आता है 3.86 टाइम्स, यानी रुचि सोया ने इबिटडा का मात्र 3.86 टाइम्स जो है डेट लिया हुआ है। तो अदानी विल्मार के मुकाबले वो काफ़ी कम है, और जितना डेट कम होगा इसका एडवांटेज क्या होता है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि ब्याज कम देना पड़ता है, तो उससे हमको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलती है। और एक मज़ेदार बात बताऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब जो ये रुचि सोया का 43 करोड़ का FPO आ रहा है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसका क्या होने वाला है? अभी तक आपने बहुत सारे IPO देखे, हम लोग चर्चा करते थे, हम ज़्यादातर कहते थे ना भाई इस IPO में ऑफर फॉर सेल इतना है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपने शेयर बेचकर निकल जाते हैं और एग्जिस्टिंग अपना कुछ शेयर का हिस्सा बेच देते हैं, और पैसा प्रमोटर्स के पास जाता है, कंपनी में नहीं जाता है। कंपनी में थोड़ा हिस्सा होता है कई बार, या कई बार तो होता ही नहीं है, और जो एग्जिट जो करते हैं प्रमोटर्स उनको मिल जाता है, और पब्लिक को पैसे मिल जाते हैं, कंपनी लिस्ट हो जाती है। पब्लिक को मैडम कह रही शेयर्स मिल जाते हैं और कंपनी लिस्ट हो जाती है।
मैडम भी बड़े इंटरेस्ट से सारी चीज़ें सुन रही हैं और लोग बनाते वक्त बड़ा इन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो अच्छा, अब हम बात करें इसकी, तो देखिए 4300 करोड़ का एफपीओ और 1 रुपया भी प्रमोटर्स के पास नहीं जा रहा, वो एग्जिट नहीं कर रहे। ये सारा का सारा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट होगा। इमेजिन करिए इतना बड़ा अमाउंट जब इन्वेस्ट होगा तो कंपनी को कितना इससे आने वाले वक्त में फायदा होगा। अब आप कहेंगे यार ये इसका इस्तेमाल क्या होगा, मैं आपको इस्तेमाल समझाता हूँ। इसमें से 2664 करोड़ जो है इस्तेमाल किया जाएगा रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। सर टोटल कितने का है? टोटल एफपीओ है 4300 करोड़ का और ये पैसा है 2664। आप 43 बोल रहे थे। नहीं, 4300 करोड़ का है। तो टोटल जो आईपीओ है वो 4300 करोड़ का, 4300 करोड़ का, और इसमें 2664 करोड़ जो है वो इस्तेमाल होगा रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ डेट का। यानी इतना बड़ा अमाउंट जो है लोन चुकाने में चला जाएगा, तो सोचिए इंटरेस्ट सेविंग कितनी होगी। तो जो है प्रॉफिट तो जो शेयर होल्डर का प्रॉफिट निकल के आएगा वो तो धड़ाम से बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ लगभग 593 करोड़ यूज किया जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस और इश्यू रिलेटेड एक्सपेंस के लिए पैसा जो इस्तेमाल होगा वो 1043 करोड़ होगा। तो समझने वाली बात है कि सारा पैसा कंपनी में जाएगा और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कितनी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगी आप सोच सकते हैं। और अब इस कंपनी में निवेश करने का मतलब है इस एफपीओ के द्वारा कि भाई एक तो हम कम डेट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो एफएमसीजी, एफएमएचजी और पाम ऑयल प्लांटेशन के क्षेत्र में, कहते हैं अपने हिंदी भाषा में बोले, गदर मचाने वाली है। ऑलरेडी बहुत गदर मचा दिया और गदर मचाने वाली है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था ना ये लिस्टेड कंपनी में, आपको इसका प्राइस चार्ट दिखाता हूँ 1 ईयर का। 1 ईयर का अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो पिछले 1 साल में इसने लो बनाया 629 रुपये का और हाई बनाया 1376 का, और आज इसका रेट है 910 रुपये का। ठीक, अब एफपीओ किस रेट पे आ रहा है? एफपीओ आ रहा है 615 से 650 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी अपने 1 ईयर लो पे आ रहा है। और एफपीओ के बाद झटके से ही कंपनी के डेट्स कम हो जाएंगे काफ़ी सारे, तो उसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे मैंने आपको जिन चीज़ों की चर्चा करी, इस क्षेत्र में कंपनी आगे बढ़ेगी तो और तेज़ी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस साल के हमें लो रेट, जैसे मैंने कहा 629 का है, तो उसके आसपास ही जो है कहीं ये एफपीओ का अलॉटमेंट आएगा। इशू खुल रहा है, जो खुल रहा है ये 24 मार्च को खुल रहा है और बंद हो रहा है मार्च 28 को। तो मेरी अपनी फीलिंग में एक नॉट टू मिस एफपीओ है। बाकी तो बेटा देखो, मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं डिस्क्लेमर दी तो सारी बातें मैंने आपको बता दी, पर मैं आपको कहूँगा आप अपनी भी रिसर्च करिए, इसके पास चार्ट्स देखिए, कंपनी के बारे में पता करिए, इसके प्रोडक्ट्स को आप गूगल करके देखिए। तो जो जो बातें मैंने बताई आप देखेंगे कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अपनी रिसर्च पूरी करिएगा, तो सुनो सबकी करो मन। तो सही बताइए आपको कैसे लगा अपना ये चर्चा रुचि सोया के एफपीओ के ऊपर, तो कमेंट लिखिए। और इस तरह से डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं लाता रहूँ तो अपने सजेशन जरूर नीचे दीजिए, अपनी फीलिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। चलिए ले चलता हूं आपको निफ्टी 50 की तरफ और देखिए आज निफ्टी 50 ने फिर कर दिया कांड, फिर कर दिया बेड़ा पार लोगों का और बेड़ा गर्क भी कर दिया। देखिए कल बंद हुआ था 17,315 पर, आज सुबह सुबह मूड माहौल बड़ा ही जबरदस्त था। भाई साहब ओपन होता है 17,405। जिन्होंने कॉलें बेची थी और ये क्या हो गया मेरे साथ, 90 पॉइंट हो रहा है गैप अप और मेरी तो भाई वाट लगी है, मैं तो भैया लुट गया हूं, बोलो 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 क्या करूं मैं। तो ये बात थी आज बेचारे कॉल राइटर्स की, पर लोगों ने दबा के सौदे स्क्वायर ऑफ भी किए होंगे। और शुरुआती दौर में भाई साहब 17,442 का पीक बना था और उसके बाद कॉल राइटर्स की मौजें शुरू और पुट राइटर्स की क्लास लगने लगती है, बाजार गिरना शुरू हो जाता है।
लास्ट में नीचे एकदम स्टेबल होता है, बॉटम बनाता है इधर लगभग 17,199 का। जब 17,200 टूटता है, लोग कहते हैं टूटेगा नहीं, 17,200 नहीं टूटेगा, 17,200 नहीं टूटेगा। 17,200 जैसे ही टूटता है तो मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारे पुट राइटर्स ने अपने सौदे कवर किए होंगे। फिर बाजार भगा देते हैं साले, यहाँ ले आते हैं 17,000 लगभग मेरे को लगता है 17,250 के आसपास। फिर चलो उनकी फिर बत्ती गोल नहीं, 17,250 से भी ऊपर है, 17,300 के आसपास फिर बाजार को वापस गिर देते हैं। और अल्टीमेटली लास्ट में 70 पॉइंट गिरकर 17,245 पर बंद होता है, लगभग आधा % से कम यानी 0.4% की गिरावट के साथ बंद होता है। अब अगर आप देखेंगे भाई साहब भागने वाले शेयर, आज गोली बना हुआ था हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डी, डिविज लैब, टाटा स्टील, यूपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, ढेरों शेयर भाग रहे थे भाई साहब गोली की तरह। और गिरने वालों में सबसे आगे एचडीएफसी बैंक बड़ा पिटा था, आज सबसे ज्यादा पिटा वो था प्यारा एचडीएफसी बैंक। कोटक महिंद्रा उसको फॉलो कर रहा था, उसके बाद कोटक महिंद्रा उसके साथ था। भारतीय एयरटेल में पोजीशन बनाने का बड़ा मन है, हालांकि 300 ही शेयर ले रखे हैं, मुझे 600 शेयर और लेने हैं भाई। आप बताओ धीरे धीरे लूं या एक बेच दूं साले की एग्रेसिव पुट? अपने विचार नीचे बताइए। मेरे विचार तो मेरे माइंड में है ही, मैं तो ऐसे ही चेक करने के लिए आपसे पूछ लेता हूं। और ब्रिटानिया की भी वाट लगी हुई थी, सिप्ला जो बहुत भागा था अब कुछ ठंडा हो रहा है। मारुति सुजुकी जो बहुत भाग के गिर गया था अब ठंडा चढ़ा था, फिर ठंडा। बजाज ऑटो भी ऐसे खासी ऊपर है। इस वक्त माहौल बड़ा कहते हैं बड़ा खतरनाक से। आप देखो आज की कैंडल देखो, अभी भी ये जो गैप छूटा हुआ है इधर का, देखिए यहाँ गैप छूटा हुआ है और वही गैप यहाँ भी छूटा हुआ है। और कैंडल आज भाई साहब कहाँ ऊपर को भाग गई, फिर नीचे को गिर गई। और आज की कैंडल बिल्कुल 50 डेज ईएमए को टच करके गिरी है, हालांकि 200 डेज ईएमए से ऊपर है। एक बार अगर बाजार 200 डेज ईएमए के नीचे डिसिसिवली आ गया तो फिर हमें लगेगा बाजार गिरेगा। और देखो यार चंपंगे तो बहुत है, देखो यहाँ भी एक गैप छूटा हुआ है, ये भूल गए हम गैप, देखो यहाँ भी गैप छूटा हुआ है। गैपों की लाइन है, गैपों की लाइन है। और ये वाला, हाँ ये वाला गैप इधर आज इस परसों ही कैंडल ने फिल करने की कोशिश की थी, कर नहीं पाई, पर एक गैप तो नीचे भी छूटा हुआ है। तो भैया अब क्या बोले यार, क्या बोले, ये गैप 16,400 का है, 16,400 16,500 के बीच में है। अगर बाजार ने ये गैप फिल करने की कोशिश की तो लग जाएगी वाट तुम्हारी, देखो 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 ये लुढ़का बाजार है। भाई अगर बाजार लुढ़क के यहाँ आ गया तो यार दिक्कत तो आ जाएगी। मैंने भी बड़े सौदे रखे पर देखो मेरी ना कॉल है बड़ी जबरदस्त प्रीमियम की, आपको पता नहीं होगा, मैंने एक कॉल 1600 बैंक निफ्टी की 1600 प्रीमियम बेची है। यानी अगर कोई कॉल ओटीएम हो जाए तो 1600 रुपये मेरे पास आते हैं एक कॉल में, 1600 अगर बाजार गिरता है तो पुट्टो को कैसे ओवरकम कर लेगा मजे के साथ। ये यही तो गेम है, यही तो देखना आपने पर्ल के ट्रेडों में, यही तो देखना ओपल और बैरल के ट्रेडों में कैसे मैं रिस्क गेम खेल रहा हूं। अब ये देखिए बड़े दिनों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन के बाद बना है लाल हिस्टोग्राम। यानी बड़े दिनों के बाद बेरिश मतलब कहते कमजोरी आई है बाजार में, अदरवाइज रोज मजबूती मजबूती मजबूती। आज कमजोरी के दर्शन हुए साक्षात और आरएसआई भी हल्का सा गिरा है। तो ये इशारा है, कहते हैं इशारों इशारों में लुढ़का देंगे बाजार। तो भैया ये तो इशारों में लुढ़का देंगे, पता नहीं क्या होगा। आपको क्या लग रहा है बाजार में बड़े दिनों बाद लाल हिस्टोग्राम बना है, आपको क्या विचार है? मेरी तो तैयारी दोनों तरफ की है। अपन तो भैया मस्त बैठे, गिर जाए तो मुनाफा, बढ़ जाए तो मुनाफा, गिर गया तो पुट्टे ओटीएम, बढ़ गया तो सॉरी गिर गया तो कॉलें ओटीएम, बढ़ गया तो पुट्टे ओटीएम। हाँ हमने साली पुट्टे और कॉलों का रेशियो भी जबरदस्त बनाया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपना जैसा हो जाए बढ़िया है। अब आप देखिए जरा, इस वक्त कल एक्सपायरी है जबरदस्त, 17,200-300 पे आ जाओ। 17,300 पे कॉल राइटर्स का तो धावा है, पुट राइटर्स थोड़े से हल्के हैं। और 17,200 पे कॉल राइटर्स हल्के हैं, पुट राइटर्स अच्छे हैं। धावा तो नहीं बोल सकते हम, अच्छे हैं। कॉल राइटर्स का धावा ना किसी भी लेवल पे नहीं है, वो इधर 17,300 ऑनवर्ड बराबर बराबर बैठे हुए हैं डर डर के। मैंने भी इसी तरह की पुट्टे बेची हैं, हर लेवल की बेची हैं डर डर के कि भैया कोई भी कुछ तो ओटीएम होंगी। ऐसे मुझे लगता है आपके पुट राइटर्स ने किया हुआ है। कॉल राइटर्स जो बड़ा कब्जा बना रखा है, एक तो 17,500 पे 18,000 पे साफ दिख रहा है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दूर के लेवल पे जाके बैठ गए हैं और पास के लेवल पे है नहीं। अब मंथली एक्सपायरी देखिए तो उसमें भी ये 16,000 के लेवल पे मैक्सिमम पुट का इंटरेस्ट है और 18,000 के लेवल पे कॉल का है, जबकि बाजार 17,250 के आसपास है। तो ओवरऑल 17,250 यानी 200 पे देखेंगे तो मंथली वाला जो है लगभग वो ये 17,200 पे पुट ज्यादा है, कॉल कम है। 17,300 पे कॉल ज्यादा है, पुट कम है। तो बैलेंस सा कर रखा है और डरे डरे बैठे।
और उसके दोनों दूसरे पे थोड़ा थोड़ा लेवल ज़्यादा अच्छा है। यानी कहीं ना कहीं बाजार में जो है ना, ये तो पक्का है, हर व्यक्ति को पता है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, किधर की तरफ भी मर सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीआर की। पीसीआर ने तो यार कमाल किया हुआ है, कमाल किया हुआ, कमाल किया। कल भाई साहब 54 से भाग के 76 हो गया, आज 76 से गिरकर 55 हो गया। साला चुटकुले बना रखे, मजाक बना रखे। मंथली पीसीआर जो है वो काफ़ी गिर गया, उसमें काफ़ी कमजोरी आ गई है और ये कहना पड़ेगा वो न्यूट्रल की तरफ जाता जा रहा है मंथली पीसीआर। अब बात करते हैं नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक भी वैसा ही था, 36,348 में बंद हुआ था और आज अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग 36,627 की, 300 पॉइंट बढ़कर, और काट दिया जी, काट दिया। कॉल राइटर्स की तो लाइन लगा दी सुबह सुबह और एक पीक बनाया 36,827 का। फिर जो गिरा लोगों के सौदे कटवा के यहां पर आगे एक बॉटम टिकाया 36,064 का। जिसने जो पुट बेची इस दौरान, थोड़ी देर में लॉस, बेची फिर लॉस, बेची फिर लॉस, बेची फिर लॉस, साला जो बेच लो लॉस ही लॉस, बेच लो लॉस ही लॉस। भाई साहब पुट राइटर्स की लगा दी, फिर यहां से बाजार को चढ़ाकर इधर पहुंचाया, फिर धड़ाम से लोएस्ट लेवल पे लाके पटक दिया और 36,147 पर 201 पॉइंट घेर कर 0.55% की गिरावट के साथ सबकी मम्मी पापा कर डाले। अब एक दिन की वोलेटिलिटी देखेंगे तो ऊपर में 36,827, नीचे में 36,064, लगभग 800 पॉइंट का ऊपर नीचे का गेम खेल दिया एक ही दिन के अंदर। अब बात करते हैं भागने वाले शेयरों की। तो 5 शेयर भाग रहे थे, तो अच्छा भागा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी तो सब ठुच्चू पुच्चू भागे थे, सब गिरे ही पड़े थे। और सबसे ज्यादा गिरा था कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एक्सिस। यानी तीनों दिग्गज के बैंक हैं, साले मजबूत हैं, पर तीनों गिरे हुए थे। अब बात करें भाई साहब एमएससीडी चार्ट पर, वैसे ही निफ्टी 50 की तरह बड़े दिनों के बाद बनना लाइल हिस्टोग्राम आज, वो वाली बात। और पीसीआर फिर गिरा, यानी पीसीआर तो सॉरी पीसीआर कह रहा हूं, आरएसआई तो मीडियम लेवल पे आ चुका है, पर कहीं ना कहीं एमएससीडी चार्ट पर थोड़ा सा बाजार में कमजोरी के लक्षण नजर आ रहे हैं। चार्ट इसका भी वैसा ही है, बिल्कुल देखेंगे बाजार ऊपर के लेवल पे खुला, लेकिन एक खास बात है, निफ्टी बैंक काफी कमजोर है क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग 200 डेज ईएम में, 50 डेज ईएम में दोनों से काफी नीचे हुई है। जबकि निफ्टी 50 की जो थी वो 200 डेज से ऊपर है और 50 डेज ईएमए के नीचे। यहां मामला उल्टा है, इसलिए जो मामला थोड़ा सा सोचने वाला है कि निफ्टी बैंक में ज्यादा कमजोरी बनी हुई है चार्ट के ऊपर। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। 36,147 में बंद हो तो 36,000 के लेवल पे आ जाइए। 36,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है, यानी कॉल राइटर्स डरे हुए हैं। कॉल राइटर्स अच्छे से जो लिख रहे हैं वो 36,500 और 37 पे लिख रहे हैं। पुट राइटर्स जो है वो बिखरे हुए हैं, हर लेवल पे देखो आप बिखरे हुए हैं, बहुत ज्यादा बिखरावट है। उनको लग रहा है हर लेवल पे लिख लो, सारी कोई तो ओटीएम होंगी, सारी थोड़ी आईटीएम हो जाएंगी। तो इस तरह से लोग घबराए और काम कर रहे हैं। और बात करिए पीसीआर की, तो पीसीआर तो लड्डू बना हुआ। कल परसों 0.6 था, कल बढ़ा के 0.81 कर दिया। किसी ने सोचा था 0.6 से नीचे आ जाएगा, आज 0.52 गए। यानी आज दबा के क्या हुई है, कॉल राइटिंग, यानी आज मंदेड़ियों का बोलबाला था। और मंथली पीसीआर भी खासा गिर गया है। अब बात करते हैं अपने एफआईजीआई की। अब बड़े दिनों के बाद अब तो एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में से 4 दिन खरीदारी करी, 1 दिन बिकवाली करी। पर भाई साहब जो बदमाश लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा हाथ देते हैं, जैसे ही आप उनका हाथ पकड़ते हैं वो आपको ही खींच लेते हैं। तो हमारे जो एफआईज है वो इस तरह के हैं। अभी साले थोड़ा सा खरीदारी कर रहे हैं, अचानक इतनी बड़ी बिकवाली करेंगे, आपने जो सौदा लिखवाया होगा सारे के सारे एंटी में आ जाएंगे। तो भैया बहुत खतरनाक है। और अपने जो डीआईज हैं इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और वो बिकवाली में लग गए, जिसके चलते आज हालांकि थोड़ी सी नेट खरीदारी है 187 की। देखो नेट खरीदारी आई है फिर भी बाजार गिरा हुआ, यही तो क़यामत है भाई। कल एक्सपायरी है वीकली, कल ही होगी सारी प्रॉफिट बुकिंग, पर आज 12 ट्रेड, 12 मायने रखता, ओपल और बेरिल के 8, पर्ल और बेरिल के 7, एमराल्ड और सफायर के 4, सबको इक्वल डिवोशन दी है, बढ़िया ट्रेड की है। और मैं फिर आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, भाई साहब शेयर बाजार खतरों की जगह है, पहले खतरों को समझिए फिर ट्रेड करिए। इससे लिए आप बहुत जरूरी है कि आप मेरे लाइव डेमोज देखें। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दें, या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, मेरी टीम को कॉल करें। इसके अलावा बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़िया आपने एक चैनल है टेलीग्राम का, अगर ज्वाइन करना है, जीवन में नॉलेज गेन करनी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और बहुत आत्मविश्वास पैदा करना है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चैनल मेरा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप शेयर बाजार में बहुत 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 कामयाब बने।